रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये ट्रेनिंग वीडियो आपकी आसानी के लिए बनाई जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जुलाई के महीने में हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने जा रहे हैं, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये वीडियो आपको एग्ज़ाम के तरीके के बारे में, उसके पैटर्न और किस तरह से और किन किन चीज़ों का एग्ज़ाम के दौरान ख्याल रखना है, उसके बारे में बनाई जा रही है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इन पेपर्स का मकसद क्या है। तो बच्चों के लिए इन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेने का मकसद ये है कि बच्चे इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के सिस्टम को, इस ऑनलाइन असेसमेंट के सिस्टम से वाकिफ़ हो जाएं। और यही वजह है कि जो पेपर पैटर्न है उसको भी शॉर्ट रखा गया है। कुछ लोगों की तरफ से ये कंप्लेन भी आई कि जो पेपर पैटर्न है वो बोर्ड के मुताबिक या रेगुलर रूटीन के मुताबिक नहीं है। उसका मकसद ये है कि पेपर को छोटा बनाने का, कि बच्चों का, क्योंकि ये अभी फ़र्स्ट टाइम है, बच्चे पहली दफ़ा इस पेपर को हल करेंगे ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर। उससे पहले तो स्कूल के अंदर पेपर और पेन के साथ या पेंसिल के साथ पेपर किया जाता है। तो पेपर को शॉर्ट रखा गया ताकि बच्चे आसानी से उसको हल कर सकें, किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। और जब जब एक बार एक तरीके से गुजर जाएंगे, एक बार ऑनलाइन एग्ज़ाम में से गुजर जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसके पैटर्न को एक प्रॉपर एग्ज़ाम के पैटर्न के मुताबिक भी रखा जा सकता है। जी, इसके बाद बात आती है टाइमिंग की। टाइमिंग के बारे में मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो टाइमिंग होगी हर एग्ज़ाम की वो 24 घंटे होगी। मिसाल के तौर पे 20 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, तो 12 AM से लेकर 11:59 PM उस डेट को 24 घंटे के लिए ये पेपर एक्सेसिबल होगा। 24 घंटे देने का मकसद बच्चों को ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हम लोगों को इल्म है कि बहुत सारे समटाइम इशू आ जाते हैं। समटाइम दरमियान में बिजली चली जाती है या इंटरनेट का कोई इशू आ जाता है, पैकेज ख़त्म हो गया, या ब्रॉडबैंड का कोई पीछे से कनेक्शन का इशू आ गया, या समटाइम घरों में मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है, या एक ही मोबाइल होता है और बच्चे ज़्यादा हैं जो बहन भाई मिल के स्कूल में पढ़ रहे हैं डिफरेंट क्लासेस में। तो अगर एक ही टाइम दिया जाए या शॉर्ट टाइम दिया जाए जो कि एक्चुअल पेपर करने का टाइम है, तो उस दौरान में बच्चे पेपर आसानी से नहीं कर सकते। तो उस मुश्किल के हल के लिए हमने ये आसानी पैदा की है कि जो पेपर की टाइमिंग है वो 24 घंटे होगी। 24 आवर्स की टाइमिंग का मतलब ये है कि जैसा कि इंग्लिश का पेपर 20 तारीख को है, तो 20 तारीख की रात 12:01 AM पे वो पेपर सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। और फिर वो 20 तारीख गुजरती जाएगी और 20 तारीख की रात को 11:59 PM पे वो पेपर ख़त्म हो जाएगा। और इस दौरान आप कहीं किसी भी टाइम बच्चे ये पेपर सबमिट कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखें कि रात को बहुत लेट पेपर सबमिट ना करें, क्योंकि सम टाइम सर्वर का इशू आ सकता है या कोई भी और मुश्किल पेश आ सकती है, टाइमिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे मिसमैच हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रात को 11:30 बजे से पहले पहले पेपर आप सबमिट करवा दें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो संडे का दिन है उस दिन भी पेपर रखा गया है। संडे के दिन को पेपर रखने का मकसद ये है क्योंकि ये एक ऑनलाइन पेपर है और संडे के दिन तमाम के तमाम पेरेंट्स अपने घरों में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पास मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी आम रूटीन की निस्बत भी ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से संडे को भी पेपर होगा और संडे का दिन जो कि आता है दरमियान में, उस दिन किसी किस्म की छुट्टी नहीं होगी। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो है नर्सरी क्लास के बच्चों को पेपर क्यों नहीं लिया जा रहा। नर्सरी क्लास के बच्चे क्योंकि छोटे हैं, उसके लिए उन्हें और उनका जो रूटीन का काम होता है या फिर उनको जो स्कूल में करवाने का तरीका है या उनका जो सिलेबस है वो एक ऐसा है कि जिसके अंदर उन्हें रिटन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लाया जा रहा होता है। नर्सरी के बच्चे लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं, लेकिन अब हम उनकी लिखाई के ऊपर काम कर रहे होते हैं नर्सरी क्लास में। तो इसी वजह से उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा। नर्सरी के बच्चों के पेरेंट्स से इल्तमास है कि वह घर में ही अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। जो समर वेकेशन में होमवर्क में दिया गया है उसी को लेके चलें और उसी के ऊपर बच्चों से काम करवाएं, ताकि जब बच्चे छुट्टियों के बाद आएँ तो उनकी लिखने की सलाहियत बिल्कुल मजबूत हो चुकी हो और आसानी से वो अगला सिलेबस भी कवर अप कर सकें। जी, इसके बाद ये भी पेरेंट्स को बताना ज़रूरी है कि ये जो हमारा ऑनलाइन का सिस्टम है ये सिर्फ़ इस दौरानिए के लिए नहीं है जिस दौरान ये कोरोना की वबा की वजह से स्कूल बंद रहेंगे, बल्कि इंशाल्लाह ये सिस्टम हमारा मुस्तकिल रहेगा और परमानेंटली हम इसके ज़रिए से काम और एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। तो इसीलिए इसका सीखना बच्चों के लिए नहायत ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी
दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को जहाँ पे मुश्किल पेश आती है वहाँ पे बच्चों को समझाएं और बच्चों को इस सिस्टम के साथ कंफर्टेबल करें। ये इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेने का भी मकसद यही है कि पहले बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के साथ कंफर्टेबल किया गया और अब एक असेसमेंट का तरीका, एक एग्ज़ाम, एक पेपर के तरीके से बच्चों को गुजारा जाएगा ताकि वो इससे कंफर्टेबल हो जाएं और मुस्तकबिल में भी हम जब किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ और किसी भी किस्म के काम को हम इस सिस्टम के ज़रिए से बच्चों के साथ लेके चलते रहें। तो ये सिस्टम बच्चों के साथ, बच्चे स्कूल में तो आएंगे, वहाँ पे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये सिस्टम भी चलता रहेगा, बच्चों के अकाउंट भी चलते रहेंगे और डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम इस सिस्टम के ज़रिए बच्चों के साथ इन टच रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि तमाम पेरेंट्स अपनी निगरानी में बच्चों को मोबाइल का एक्सेस दें और क्योंकि बच्चे, हमारे छोटे बच्चों के भी अकाउंट बना दिए गए हैं तो बच्चे उसमें इमेच्योर होते हैं, बच्चे एज में छोटे होते हैं, तो मोबाइल की जो एक्सेस है वो लिमिटेड और कंट्रोल्ड होनी चाहिए ताकि मोबाइल फ़ोन के जो बुरे असरात हैं या इंटरनेट के जो बुरे असरात हैं उनसे बचा जा सके। तो जब बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चों के ऊपर नज़र रखें, बच्चे को अपने सामने बिठा के पढ़ाएँ ताकि बच्चे को एक मस्बत तरीके से इस इंटरनेट से फ़ायदा उठाया जा सके। इसके बाद वालिदैन से ये भी दरख्वास्त है कि क्योंकि ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है जिसके अंदर कोई टीचर आपके पास मौजूद नहीं होगा, जिस तरह के स्कूल में होता है कि जब बच्चे पेपर दे रहे हैं तो एक इन्विजिलेटर या फिर एक टीचर वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद होता है, तो इस ज़िम्रे में पेरेंट्स की या वालिदैन की ड्यूटी ये बनती है कि वो अपने बच्चों की निगरानी करें। तो तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि जब पेपर चल रहा हो तो उस दौरान अपने बच्चों के साथ मौजूद रहें और उनकी निगरानी करते रहें ताकि वो किसी भी किस्म से किताब का सहारा ना ले सके और किसी भी चीटिंग के तरीके को ना अपना सके, बल्कि वो आपके सामने बैठे और पेपर को तैयारी के लिए अभी बहुत सारे दिन हैं जिसकी वजह से अभी से डेट शीट जारी कर दी गई है ताकि बच्चे अच्छी तरह से उस पेपर की तैयारी कर सकें। लेकिन एक बार जब बच्चे पेपर को अपने सामने खोल लें आपके मोबाइल में तो आप उसकी निगरानी कर रहे हों ताकि वो किसी भी किस्म के मवाद से या किताब से या कॉपी से सहारा ना ले सके और एक ऑनेस्टली अपना पेपर करे। इसमें यह बताना भाई ज़रूरी है कि पेपर को एक ही दफ़ा सबमिट करवाया जा सकता है। पेपर के एंड पे सबमिट का बटन होगा जो कि अभी मैं आगे चल के जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो पेपर जब एक दफ़ा आप सबमिट करवा देंगे तो दोबारा पेपर को सबमिट नहीं करवाया जा सकता। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि पेपर जब सबमिट करवाया जा रहा हो तो बच्चा ये देख ले कि सारे का सारा पेपर उसने कर लिया है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई चीज़ गलती से कहीं और तो क्लिक नहीं हो गया। इसलिए नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी है और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि पेपर एक ही सिटिंग में करवाएं, यानी कि बच्चा तैयारी कर ले, जब उसके पास अपने तमाम चीज़ों को सेट कर ले जो कि अभी मैं बताऊंगा भी, तो उसके बाद वो पेपर को ओपन करे और उसके बाद उसी दौरानिए में, उसी सिटिंग में पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर ले और सबमिट करवा दे। जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक दिए गए हैं उनको देने का मकसद ये है, जो कि पेपर पैटर्न में डेट शीट पे भी लिखा हुआ है, कि बच्चे इस ऑनलाइन सिस्टम पे टाइप करने के या कीबोर्ड के इस्तेमाल करने को आदी हो जाएं। इसमें उर्दू का पेपर भी हमारा शामिल है, इस्लामियात का भी, और 6th 7th 8th में ज़राअत का भी पेपर शामिल है और बाकी कुछ पाक स्टडीज़ और इस्लाम के भी पेपर शामिल हैं जो कि उर्दू में करवाई जाती है। तो इस पेपर का भी ये मकसद है कि वो बच्चे जब कीबोर्ड के इस्तेमाल को सीख जाएंगे तो उनको ना सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग करनी आ जाएगी बल्कि उर्दू में भी टाइपिंग करनी आ जाएगी और इस तरह से वो इस एग्ज़ाम के थ्रू अपनी बहुत सारी स्किल्स को भी डेवलप कर लेंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे थोड़ी सी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें और इसके अलावा अभी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस तरह से इंग्लिश में टाइपिंग करनी है, वो तो कीबोर्ड का सबको आइडिया होता है, लेकिन उर्दू में किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कीबोर्ड को और उसके ऊपर टाइपिंग की जा सकती है। जी, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रेप क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चे हैं, जब वो अपना एग्ज़ाम देंगे तो उनको किसी भी पेपर में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। तो पेरेंट्स ख़ास तौर पे निगरानी के दौरान ये ख्याल रखें कि प्रेप से लेकर 8वीं तक के बच्चे कैलकुलेटर के इस्तेमाल ना करें और 9th और 10th के बच्चों के लिए कैलकुलेटर की इजाज़त है और वो किसी भी किस्म के सवाल को हल करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे प्रेप क्लास से लेकर 4 क्लास तक के हैं या कोई भी स्टूडेंट है जो कि
किसी भी तरह से समझ नहीं आ रही, तो जिस तरह से जब स्कूल में पेपर हो रहे होते हैं तो टीचर ड्यूटी पे मौजूद होते हैं और वो बच्चों को गाइड करने के लिए मौजूद होते हैं। तो इस तरह ख़ास तौर पे प्रेप 1, 2 के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे इल्तमास है कि जब वो बच्चे उनके सामने पेपर कर रहे हों तो बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे होंगे या उर्दू में लिखे होंगे और समटाइम बच्चे इतने, ख़ास तौर पे प्रेप के बच्चे इस काबिल नहीं होते कि वो क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पे पढ़ के उसको समझ सकें। तो यहाँ पे ड्यूटी पेरेंट्स की आएगी कि वो एक सवाल को समझाएं और बच्चे से पूछें। फॉर एग्जांपल, अगर एक तस्वीर है और उसमें पूछा गया है और उसमें घोड़ा बना हुआ है और उसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या है, यहाँ एक सूरज की तस्वीर है, तो इसमें जो पेरेंट है उसने सवाल को पढ़ना है और बच्चे से पूछना है कि बच्चों ये क्या चीज़ है, और उसके बाद वो बच्चा जो आंसर दे उसके मुताबिक आंसर कर दें। 1 क्लास से लेकर जो बच्चे हैं वो उनको कोशिश करें कि वो खुद से पेपर को आंसर करें, क्योंकि MCQs पेपर होंगे तो सिर्फ ऑप्शन को चूज़ करना ही होगा इन बच्चों ने। तो लेकिन फिर भी पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी है और पेरेंट्स से ये इल्तमास है कि वो अपने बच्चों को अगर कोई सवाल नहीं समझ आ रहा तो उसको पढ़ के उर्दू में उनको वो सवाल समझा दें और उनसे जवाब पूछ लें जो जवाब दिए गए हैं, ताकि बच्चे थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएं। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। जो मेरा ईमेल आईडी है वो है sarmad@afgschool.com, sarmad@afgschool.com। और स्कूल, ये भी बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर स्कूल ओपन भी हो जाता है 15 जुलाई तक या किसी भी दौरान, तो भी ये पेपर ख़त्म नहीं होंगे, ये पेपर कैंसिल नहीं होंगे। ये ऑनलाइन पेपर किसी भी सूरत में उन्हीं तारीख़ों में होंगे और बच्चों के लिए ये पेपर, बच्चों को इस पेपर पैटर्न में से, इस पेपर सिस्टम में से गुजारा जाएगा। हाँ जी, मैथ के पेपर के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बड़ी क्लासेस हैं, क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल्स मौजूद नहीं होते, मोबाइल कीबोर्ड में, दूसरे कीबोर्ड में समटाइम होते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल से उसको टाइप किया जा सकता है। तो इसलिए जो मैथ्स के पेपर होंगे उसके अंदर ऑप्शन दी जाएगी कि बच्चों को सवालात दिए जाएंगे ऑनलाइन, और बच्चों ने वो सवालात एक नीट कॉपी के ऊपर या किसी भी पेपर के ऊपर लिखने होंगे और उसके बाद उसकी तस्वीर खींच के उसको अपलोड करना होगा। आखिर में मेरी दुआ है और मेरी उम्मीद है कि स्कूल जल्द से जल्द खुल जाएं, और जब भी खुलेंगे स्कूल तो इंशाल्लाह SOPs के मुताबिक होंगे और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही खोले जाएंगे, और उसके बाद तालीम का आगाज़ कर दिया जाएगा, तालीम को कंटिन्यू किया जाएगा। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ जाए और स्कूल जल्द से जल्द खुल जाएँ, ताकि बच्चे अपनी तालीम की तरफ आ सकें और जो उनका तालीम का हर्ज हो रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वबा से हम सब की जान छुड़वा दे और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और हम सब को एक पॉजिटिव वे में चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। आप सब अपने घरों में रहें, ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बड़ों का ख्याल करें और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल करें। तो अब मैं चलूँगा कि जब पेपर आप लोगों के पास आएगा वो किस तरह से आएगा और बच्चे उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो तमाम इंस्ट्रक्शंस को भी गौर से सुन लिया होगा आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो अब हम चलते हैं पेपर को सॉल्व करने के तरीके की तरफ। जी, सबसे पहले ये होगा कि आप जब एक बच्चा कोई भी पेपर करने के लिए बैठे तो सबसे पहले ये ख्याल कर ले कि क्लासरूम ऐप उसकी खुल गई है और क्लासरूम के अंदर उसका अपने नाम से लॉगिन हो चुका है। उसके लिए जो आईफोन है या iOS है उसके अंदर यहाँ पे डायरेक्ट ही नाम आ रहा होता है, जिसके अंदर आप तमाम नाम इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका लॉगिन नहीं है तो ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा और आप इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे। जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उसके अंदर ये जो लेफ़्ट साइड पे 3 लाइंस बनी हुई हैं, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जिस नाम से जो भी अकाउंट लॉगिन हुआ होता है उसका सबसे ऊपर नाम आ रहा होता है और उसके आगे एक छोटा सा एरो लगा होता है। जब आप उस एरो पे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे जितने भी अकाउंट लॉगिन हैं वो सब के सब आ जाते हैं। तो ये जो गूगल की क्लासरूम की ऐप है इसके अंदर आप जितने मर्जी अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। तो जितने भी घर में बच्चे हैं वो तमाम एक ही दफ़ा लॉगिन कर लें। उसके बाद जो भी बच्चा लॉगिन करने पेपर देने के लिए बैठे तो वो पहले कंफर्म कर ले कि उसका अकाउंट ही अपने सामने खुला हुआ है तो और उसके मुताबिक उसकी क्लासेस शो हो रही हैं। सेकंड स्टेप आपने ये देखना है कि जो सफारी ब्राउज़र में जाएं या फिर आपके मोबाइल में जो गूगल क्रोम का ब्राउज़र है उसके अंदर आप
जब google.com.pk खोलेंगे तो वहाँ पे आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जब आप साइन इन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपका देखें, यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट लॉगिन हुआ है जो कि मेरा अकाउंट है। मैंने इस अकाउंट के ज़रिए से पेपर जमा नहीं करवाना बल्कि दूसरे अकाउंट के ज़रिए से करवाना है। तो जो आपका अपना अकाउंट होगा आपने मेक श्योर कर लेना है कि ब्राउज़र के अंदर भी वही अकाउंट लॉगिन हो चुका हो। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने उसी अकाउंट को यहाँ पे सरफराज.अहमद वाले अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। तो ये जब आपके 2 स्टेप्स पूरे हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि आप अब पेपर को हल करने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे मौजूद हैं तो उसके अंदर आपको क्लासरूम की एप्लीकेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने डायरेक्टली गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन करना है और उसके अंदर जिस तरह से मैंने अभी लॉगिन किया इसी तरह से आपने अपने नाम के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है और वहाँ पे जाके क्लासरूम एप्लीकेशन में अपनी क्लास में चले जाना है। जी, जब ये दोनों चीज़ें आप कंफर्म कर लें तो उसके बाद वापस क्लासरूम की एप्लीकेशन ओपन करें। इसके अंदर जिस तरह मैंने पहली क्लास बनाई हुई है टेस्ट क्लास, इसकी बजाय आपके सामने आपकी तमाम क्लासेस आ रही होंगी। तो अगर मिसाल के तौर पे 20 तारीख है और इंग्लिश का पेपर है तो आपकी क्लास में जो भी जहाँ पे भी इंग्लिश की क्लास शो हो रही होगी आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्ट्रीम में जो कि टीचर्स ने काम दिए होंगे वो सब के सब आ रहे होंगे। जब रात के 12 बज जाएंगे तो उसके बाद आपके पास क्लास वर्क में एक नई असाइनमेंट आ जाएगी। जिस तरह ये सबसे ऊपर आ रहा है प्रैक्टिस टेस्ट 01, इसकी जगह आपके पास जिसका भी पेपर होगा उसके नाम से एग्ज़ाम आ रहा होगा। जिस तरह इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश की क्लास में आप गए हैं तो यहाँ पे आ रहा होगा इंग्लिश पेपर। ठीक है जी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटैचमेंट्स में एक गूगल फॉर्म्स का लिंक दिया हुआ है। तो आपने सिंपली क्या करना है, किसी भी किस्म का आपको कुछ लिखने की या कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली उस गूगल फॉर्म्स का जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। वो आपसे पूछेगा कि इस एप्लीकेशन को या इस लिंक को कहाँ पे ओपन करना है। जी, एंड्रॉयड के अंदर क्योंकि गूगल क्रोम मौजूद होगा तो आपने क्रोम के अंदर उस लिंक को ओपन कर देना है। और एक्सेस का पूछेगा तो आपने उसको कह देना है कि येस अलाउ एक्सेस। मेरे पास सफारी मौजूद है तो मैं सफारी पे ओपन करूँगा। जब मैंने सफारी के बाद ओपन पे क्लिक किया तो इस तरह से वो थोड़ी देर में लोड होके मेरे सामने पेपर ओपन हो गया। इसका मैंने नाम रखा हुआ है मॉक क्विज 01, लेकिन आपके ऊपर यहाँ पे नाम लिखा आ रहा होगा इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट का पेपर है। आपने ये श्योर कर लेना है कि यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है नॉट सरफराज.अहमद, इसी तरह यहाँ पे नॉट के आगे आपका अपना ईमेल आईडी लिखा हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट के ज़रिए से इस पेपर को देख रहे हैं। ये आपने लाजमी मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपका अपना ईमेल आईडी लिखा हो। और इसको करने का आसान तरीका ये है कि आपके क्रोम के अंदर अगर कोई भी दूसरा गूगल का अकाउंट लॉगिन हुआ है तो उस अकाउंट को या तो क्रोम के अंदर से साइन आउट कर दें, या फिर यहाँ स्विच अकाउंट का आगे उसने ब्लू कलर में बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके तो जो आपका नाम का स्कूल का ईमेल आईडी बना हुआ है आपके आईडी के साथ, आप उसको ओपन कर लें। जब आप पेपर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले उसने ऑप्शन दी हुई है व्हाट इज़ योर नेम की। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। उसके बाद उसने आपसे ऑप्शन पूछी है अपने स्कूल आईडी की, तो जो भी आपका आईडी हो वो आपने वहाँ पे लिख देना है। थर्ड ऑप्शन दी गई है टेक अ सेल्फी राइट नाउ एंड अपलोड। तो यहाँ पे ये एक तरह से चेक लगाया गया है कि जिस बच्चे का पेपर है क्या वही बच्चा पेपर दे रहा है। तो इसमें तमाम पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि बच्चा जो है वो एक अच्छी हालत में बैठे और अपनी तस्वीर खींचे मोबाइल के ज़रिए से। मोबाइल फ़ोन को बेशक इसको इसी तरह ओपन रहने दें, बैक करें, बैक नहीं करना बल्कि उसको नीचे मिनिमाइज़ कर देना है। और उसके बाद आप कैमरा में जाएं। जी, कैमरा में जाके आप अपनी तस्वीर खींचें और उस तस्वीर को यहाँ ऐड फाइल के ऊपर जब क्लिक करेगा
तो वो उससे पूछेगा कि सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने टेक फ़ोटो पे भी जा सकते हैं और उसी वक्त फ़ोटो लेके वो अपलोड कर लेगा अगर आपके पास। अदरवाइज़ अगर आपने मिनिमाइज़ करके इस गूगल क्रोम को तस्वीर खींची है और आपकी गैलरी में मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, आप गो टू लाइब्रेरी में जाएंगे और लाइब्रेरी से यही मुराद होती है कि गैलरी। तो गैलरी में आपकी जो भी अभी रिसेंट तस्वीर आपने खींची है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और वो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप अपलोड का बटन दबाएंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगी और उसके बाद वो तस्वीर अपलोड हो जाएगी और इस तरह से वो तस्वीर यहाँ पे उसका नाम आना शुरू हो जाएगा। जब आप ये तीनों काम कर लें, तस्वीर का अपलोड करना ज़रूरी है और ये तस्वीर मेक श्योर करें कि ये तस्वीर उसी वक्त की हो, क्योंकि उसके ऊपर तस्वीर का टाइम भी लिखा आ रहा होता है। आपने तस्वीर को अपलोड कर दिया, उसके बाद ही आप पेपर के अगले सेक्शन में जा सकेंगे। तो सबसे नीचे ये नेक्स्ट का बटन आ रहा है, आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और ये आप पेपर के सेक्शन 1 में आ गए हैं। ये सेक्शन 1 जो है ये MCQ के तर्ज पे बनाया गया है, जो कि प्रेप क्लास से लेकर 10th क्लास सब बच्चों का होगा और इसके अंदर 20 MCQs मौजूद होंगे और हर MCQ 2-2 नंबर का होगा। दोबारा आपने मेक श्योर कर लेना है कि ऊपर आप ही का ईमेल आईडी आ रहा हो। यहाँ पे मैंने चंद बड़े आसान से MCQs बनाए हैं ताकि आपको सब बच्चों को इसकी समझ आ सके और सब बच्चे इसको पेपर करने के तरीके को समझ सकें। जिस तरह सबसे पहला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़, तो आगे 4 ऑप्शंस दी गई हैं और हर क्वेश्चन के आगे लिखा भी गया होगा कि वो कितने नंबर्स का है। आपने क्या करना है, जो ऑप्शन सही है उसके ऊपर अपना अंगूठे से क्लिक कर लेना है। जिस तरह लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़, तो आप क्या करेंगे, इस्लामाबाद को क्लिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आवर फ्लैग हैज़ हाउ मैनी कलर्स, तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस हैं, आप 2 के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद छोटे बच्चों में ये ख़ास तौर पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर तस्वीरों को आइडेंटिफाई करने का कहा गया होता है। जिस तरह से ये सवाल है कि व्हाट इज़ शोन इन द पिक्चर, आगे 4 ऑप्शंस दी गई हैं, क्योंकि ये एक डॉग को शो किया गया है तो आप डॉग की ऑप्शन को टिक कर देंगे या क्लिक कर देंगे। उसके बाद है जी सॉल्व द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द राइट आंसर्स। इस तरह मैथ के पेपर के अंदर भी कुछ इस तरह के सवाल दिए गए होंगे, तो आपने अगर उनको सॉल्व करना है तो आप इजीली अपने साथ एक रफ कागज़ और पेन को लाजमी रखें ताकि आप जब भी MCQ के अंदर ऐसा कोई सवाल आए तो उसको सॉल्व कर सकें। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 × 2 8 और 8 + 2 10, तो 10 के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपने एक बार नज़रसानी कर लेनी है कि क्या तमाम जितने MCQs, ये मैंने सिर्फ 4 दिए हुए हैं, तो इस तरह से 20 MCQs आपके सामने इकट्ठे तरतीब में आ रहे होंगे। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये जो 20 के 20 MCQs हैं ये सब के सब ऑप्शंस जो कि सही हैं वो ठीक तरीके से टिक हो गए हैं। उसके बाद जो प्रेप क्लास से लेकर 4 क्लास के बच्चे हैं उनके पास ये नेक्स्ट की जगह सबमिट का बटन लिखा हुआ आ रहा होगा। वो इस सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो उनका पेपर हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद जब वो चेक हो जाएगा तो उसके बाद उनको नंबर्स जारी कर दिए जाएंगे। जो 5 क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास सेक्शन 2 भी है जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो वो इससे अगला सेक्शन है जो कि MCQs के बाद आएगा। तो जब आप इन MCQs को हल कर लें तो नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये मैं बताना लाजमी समझता हूँ कि जो सेक्शन 1 है यहाँ तक सिर्फ पेपर 4 के जो बच्चे हैं उनका पेपर पूरा हो चुका होगा और वो पेपर को सबमिट करवा चुके होंगे। तो जब पेपर सबमिट हो जाए आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका पेपर सामने ही, जिस तरह कि पेपर आपका सबमिट हो चुका है। उसके बाद पेरेंट्स को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो सिंपली अपने इस गूगल क्रोम को बंद कर सकते हैं और वहाँ से क्लासरूम की एप्लीकेशन को भी बंद कर सकते हैं। क्लासरूम की एप्लीकेशन में जाके किसी भी किस्म के इनपुट की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आपको बताया गया है कि क्योंकि जो लिंक है वो आपका वहाँ पे आएगा और आपको अपनी क्लास में जाके उस लिंक को ओपन करना होगा। मैथ्स के पेपर के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने साथ रफ़ कॉपी और एक पेन को रखें, क्योंकि उनको और भी फ़िज़िक्स में अगर न्यूमेरिकल सम टाइम होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं तो उसके लिए अपने साथ पेपर और पेन को लाजमी रखें ताकि किसी भी किस्म का सवाल हल करना पड़े तो उठ के इधर उधर ना जाना पड़े, आपके पास तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हों। जी, अब इसके हम सेक्शन 2 पे आते हैं। इस तरह सेक्शन 2 में ये पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैं अभी बड़ा शॉर्ट सा आंसर लिख देता हूँ जो कि है 5। अदरवाइज़ जो भी आपका MCQ होगा वो आपने उसके मुताबिक
पूरा आंसर लिखना होगा कि देयर आर 5 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, अदरवाइज़ आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। टीचर्स ने ये बच्चों को गाइड किया होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको तरीका बताने के लिए शॉर्ट आंसर लिख रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो में ज़्यादा वक्त ना लग सके। जिस तरह ये नीचे बार लगी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके सामने कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आता है पाकिस्तान में कितने सूबे हैं। तो यहाँ पे जो iOS यूज़र्स हैं उनके लिए तो काम बहुत आसान है कि ये नीचे लेफ़्ट साइड पे ग्लोब बना हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिकली ये उर्दू का कीबोर्ड ओपन हो जाता है। तो जिस तरह से ये आपने 5 लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनको लिए ये गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि उर्दू का जो कीबोर्ड है वो किस तरह से एक्टिवेट करना है। और इसी तरह अगर कोई लैपटॉप पे या कंप्यूटर के ऊपर इस पेपर को हल करेगा तो उसके लिए भी ये बताना लाजमी है कि किस तरह से वो लोग अपना उर्दू कीबोर्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बताता हूँ कि एंड्रॉयड के अंदर उर्दू कीबोर्ड को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। जी, जो एंड्रॉयड के यूज़र्स हैं वो जब अपने मोबाइल की सेटिंग्स ओपन करेंगे, ये काम आपको दरमियान में बता रहा हूँ, लेकिन ये काम पहले से आपने एक्टिवेट करके रखना है ताकि पेपर के दौरान आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े। अपने एंड्रॉयड मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी लैंग्वेज एंड इनपुट की। वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मोबाइल्स में डिफरेंट सेटिंग्स में होती है, लेकिन आप उसको सर्च करेंगे तो नाम यही होता है लैंग्वेज एंड इनपुट। अब आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट आप उस ऑप्शन के अंदर चले गए। उस ऑप्शन के अंदर आपको सबसे पहले लैंग्वेज की ऑप्शन आ रही होगी और उसके बाद आ रहा होगा कीबोर्ड्स एंड इनपुट ऑप्शन, ठीक है जी। उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड को आपने वैसे ही रहने देना है। डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड आपका सैमसंग का कीबोर्ड होगा, अगर सैमसंग मोबाइल है, हवावे का होगा तो हवावे मोबाइल है, जो भी मोबाइल है, या फिर क्वालिटी कीबोर्ड लिखा होगा। उसके बाद अब आपने ये देखें लिखा हुआ है नीचे सैमसंग कीबोर्ड, या जो भी कीबोर्ड आपका डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हो आपने उसके नाम के ऊपर क्लिक कर देना है। क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट के नीचे लिखा हुआ है सैमसंग कीबोर्ड, तो मैंने नीचे सैमसंग कीबोर्ड के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सैमसंग कीबोर्ड की सेटिंग्स में आ गया हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर उसने इंग्लिश की सेटिंग को रखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा कोई और लैंग्वेज मेरे इस कीबोर्ड में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट इनपुट लैंग्वेज के जिसके साथ प्लस लगा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास बहुत सारी अवेलेबल लैंग्वेजेस आ जाएंगी, जिसमें से ये उर्दू की लैंग्वेज भी मेरे सामने आ रही है। मैं उसके ऊपर क्लिक, क्योंकि ये पहले से डाउनलोडेड नहीं है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और थोड़ी सी देर में डाउनलोड हो जाएगी। जब वो डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद वो मेरे सामने जिस तरह ये इंग्लिश की लैंग्वेज आ रही है, इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस के तौर पे वो आ जाएगी। तो मैं उर्दू के सामने जो बॉक्स है उसको टिक करूँगा। जब मैं उस बॉक्स को टिक कर दूँगा तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मेरे कीबोर्ड में ऐड हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये व्हाट्सएप पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो कीबोर्ड एंटर हो गया है या नहीं। आपने व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज ओपन किया तो यहाँ पे नीचे अभी जिस तरह से लिखा हुआ है इंग्लिश यूएस, तो ये इंग्लिश यूएस कीबोर्ड आ रहा है। आपने स्पेस बार को होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है और लेफ़्ट साइड को या राइट साइड को स्वाइप करना है। जब आप कीबोर्ड को होल्ड करके लेफ़्ट साइड को या राइट साइड को स्वाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे स्पेस बार के ऊपर उर्दू लिखा आ जाएगा और ये आपके सामने पूरा उर्दू का कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से जब आप पेपर के अंदर सॉल्व करने लगेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंग्लिश का अगर कीबोर्ड आ रहा है तो आप स्पेस बार को होल्ड करके लेफ़्ट या राइट साइड को स्वाइप करेंगे होल्ड किए रख के, तो आपके सामने उर्दू कीबोर्ड आ जाएगा, जिसके बाद आप इजीली उर्दू में भी आंसर लिख सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगेगा, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे इसको आराम आराम से कुछ दिन पहले भी कोशिश करें, किसी को आपस में मैसेजेस टाइप करके अपने बहन भाइयों को या फादर के मोबाइल से मदर के मोबाइल पे, ताकि उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके। अदरवाइज़ अगर उस दिन भी पहली दफ़ा करते हैं तो थोड़ा सा टाइम के साथ वो पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि 24 घंटे हैं तो हमारे पास टाइम का मसला नहीं है, बच्चे एक ही सिटिंग में बैठ के पेपर को बासानी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो कीबोर्ड के ज़रिए से लैपटॉप या फिर अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में, पीसी में इनपुट कर रहे होंगे, वो किस तरह से उर्दू लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर के अंदर सेट कर सकते हैं। इंग्लिश कीबोर्ड तो पहले से मौजूद होता है, जो भी इंग्लिश का सवाल होगा उसको इजीली माउस के ज़रिए से क्लिक करके यहाँ पे आगे लिख सकते हैं जी। तो जो कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अभी से सेटिंग कर लें, और सेटिंग करने के लिए एक बहुत आसान सी वेबसाइट है, उसका नाम है urdu.ca।
आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जाएं, गूगल क्रोम में जाके ये वेबसाइट लिखें, डायरेक्ट भी ऊपर लिख देंगे urdu.ca, ये ऊपर लिखा भी आ रहा है, तो वो इजीली वेबसाइट आपके सामने इसी तरह ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। आपने सबसे पहले जो अव्वल के आगे लिखा हुआ है उर्दू फ़ॉन्ट नस्ब कीजिए, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस इजीली दे देगा। ठीक है जी। हाउ टू इंस्टॉल उर्दू फ़ॉन्ट्स ऑन विंडोज़, आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी फॉलो करते जाना है, तो वो इजीली आपके कंप्यूटर में उर्दू का फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि जो कि दौम उसने लिखा भी हुआ है, उर्दू सौती यानी फोनेटिक कीबोर्ड को नस्ब कीजिए, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है जब आप फ़ॉन्ट डाउनलोड कर चुके हों। तो उसके बाद वो आपको ये ऑप्शंस देगा। ठीक है जी। यहाँ पे ऊपर ब्लू में लिखा हुआ है डाउनलोड एंड रन उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर। आप इसको क्लिक करेंगे ना जब उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर को, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। आप उस सेटअप को रन करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर उर्दू का कीबोर्ड भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये नीचे उसने विंडोज़ विस्टा या 7 में या विंडोज़ 10 में भी ऐसा ही होगा, नीचे स्टार्ट मेन्यू की बार दिखाई हुई है, वहाँ पे एक बटन आ जाएगा, EN लिखा होगा। EN का मतलब है कि इस वक्त आपका कीबोर्ड इंग्लिश पे चल रहा है। जब आपने उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है तो उस EN के ऊपर माउस से क्लिक करें तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे उर्दू की ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका कीबोर्ड ऑटोमेटिकली उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। उर्दू कीबोर्ड का लेआउट भी उन्होंने नीचे दिया हुआ है, जिसको आप डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं साइड पे, ताकि आप उर्दू लिखते हुए किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार ना हो और आप इजीली लिख सकें। अदरवाइज़ प्रैक्टिस के ज़रिए से इजीली उर्दू कीबोर्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बच्चों का उर्दू कीबोर्ड के साथ सिमिलियर होना और उर्दू कीबोर्ड के साथ कंफर्टेबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स उर्दू लैंग्वेज में सिखाए जाते हैं उनमें किसी भी तौर पे रोमन उर्दू या फिर जिस तरह हम मैसेजेस के अंदर उर्दू लिख देते हैं वो जवाब सही तसव्वुर नहीं किया जाएगा और उसमें 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। उर्दू वाले क्वेश्चंस का जवाब बच्चों को उर्दू में ही देना पड़ेगा, और उसके लिए एंड्रॉयड के अंदर भी कीबोर्ड के इंस्टॉलेशन के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं और इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी दे दी गई हैं। तो उस तरह से उर्दू कीबोर्ड को इंस्टॉल करें, उसको कुछ दिन यूज़ करें ताकि बच्चे यूज़ टू हो जाएं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चों के जहन में ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्योंकि जो बड़ी क्लासेस हैं हाई में और मिडिल में भी इवन, वहाँ पे कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके सिंबल्स कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते। तो जो ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पे सवालात इजीली मोबाइल के ज़रिए से नहीं किए जा सकते, वहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है योर आंसर, यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा अपलोड फाइल का। तो जिस तरह से हमने पहले तस्वीर को अपलोड किया था अपनी सेल्फ़ी को, इसी तरह आपने क्या करना होगा, एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर, एक शीट के ऊपर या किसी भी अपनी नोटबुक के ऊपर जो सवाल यहीं पे लिखा आ रहा होगा, आपने उस सवाल को अपनी कॉपी के ऊपर हल करना है, उसकी मोबाइल से तस्वीर लेनी है और उस अपलोड फाइल के बटन पर क्लिक करके उस फाइल को अपने इस मोबाइल में अपलोड कर देना है। अदरवाइज़ अगर ये छोटा सवाल है छोटे बच्चों के लिए, वो डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपके सामने लिखूँगा। ये आपने क्लिक किया, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऑप्शन सिंबल्स बहुत सारे मौजूद होते हैं जो कि छोटे बच्चों की क्लास पे किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2, ठीक है जी, प्लस, और हमने ब्रैकेट्स को वहीं पे रहने दिया, 4 × 2 हो गया जी 8, ठीक है जी। इसके बाद हमने एंटर का बटन दबाया, नेक्स्ट लाइन में आ गए। यहाँ पे आपने दोबारा से इक्वल्स टू दबाया और हमारे पास आ गई है ऑप्शन 2 प्लस सिंपल 8 की। उसके बाद हम थर्ड लाइन में आएंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 10 जो कि हमारा आंसर है ANS डॉट, ठीक है जी। तो इस तरह से जो छोटे मैथ के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे इस तरह से स्पेस दी जा रही होगी, उस तरह से आप एंटर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ बड़े बच्चों में ऑटोमेटिकली हमारी तरफ से वहाँ पे अपलोड फाइल की ऑप्शन दी गई होगी, जहाँ पे आपने सिर्फ उस क्वेश्चन की तस्वीर खींचनी है और उसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन 2 है इसके हमने सारे क्वेश्चंस, जो कि मैंने यहाँ पे 3 ही दिए हुए हैं, ये 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। तो 5 क्लास से लेकर 10 क्लास के जो बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पे इस तरह से 5 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो वो बच्चे जब 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही होगा, तो ये एंड पे सबमिट का बटन बच्चों को आना शुरू हो गया है, ठीक है जी। तो आपने इस सबमिट के बटन को क्लिक करना है और आपका पेपर हमारे पास सबमिट हो जाएगा। लेकिन ये ख्याल करना है कि जब आप पेपर के
पेपर को सबमिट कर देंगे, सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद से पेपर को दोबारा सबमिट नहीं करवाया जा सकता। तो सबमिट करवाने से पहले पेपर को अच्छी तरह रीड कर लें और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को भी अच्छी तरह से पढ़ लें कि कहीं ग्रामेटिकल या और किसी किस्म की स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। छोटे बच्चों में क्योंकि प्रेप से लेकर 4 तक ये शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद नहीं होंगे, तो पिछले पेज के ऊपर MCQs के एंड पे ही इसी तरह सबमिट का बटन आ रहा होगा। तो देखें जी, मैं अब इस पेपर को क्योंकि सॉल्व हो गया सारे का सारा, मैंने इसको रीड भी कर लिया एक बार सारा ऊपर से नीचे तक, ये भी देख लिया कि ऊपर मेरा ही ईमेल आईडी लिखा हुआ है। तो मैं एंड वाले सबमिट के बटन को दबा दूंगा। थोड़ा सा आपने होल्ड करना है, फ़ौरन से ब्राउज़र को बंद नहीं करना जब तक आपको ये मैसेज ना आ जाए, थैंक यू फॉर टेकिंग द पेपर, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, अब इसका मतलब है कि आपका पेपर अच्छी तरह सबमिट हो गया है। तो इसके बाद आप इजीली अपने ब्राउज़र को बंद कर सकते हैं और आपका मोबाइल फ्री है। आप इसके बाद मोबाइल को दूसरे बच्चे या आपके जो बहन भाई जो रहते हैं वो इस पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस असाइनमेंट में जाके कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोगों को इजीली और आसानी से तमाम पेपर के पैटर्न के मुताबिक समझ आ गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है। तो यही बस 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर भी आपका अपना अकाउंट लॉगिन हुआ हो, ब्राउज़र के अंदर भी आपका अपना ही अकाउंट लॉगिन हुआ हो, और जब पेपर करने लगे तो उससे पहले ये देख लें कि पेपर के ऊपर भी आप ही का ईमेल आईडी आ रहा हो। अदरवाइज़ पेपर को गलत तस्वर किया जाएगा और पेपर के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये 2-3 बातें हैं, क्योंकि टाइमिंग का इशू नहीं है और 24 घंटे का टाइम हर पेपर के लिए होगा। तो आप पेपर को शुरू करने से पहले इन बातों का लाजमी ख्याल रख लें ताकि किसी भी किस्म की बाद में आपको मुश्किल ना हो सके। ये ना हो कि जब आप पेपर को सॉल्व कर लें तो फिर आपको पता चले कि ओहो, ये तो मैंने किसी और के अपने बहन भाई के अकाउंट से पेपर को सॉल्व कर लिया है। तो कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ों को, बल्कि मेक श्योर करें कि ये तमाम चीज़ें पहले से ठीक हों और ताकि बाद में किसी की भी किस्म का मसला ना हो। जब पेपर चेक हो जाएंगे और तमाम डेट शीट मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद आपको आपके नंबर्स भी जो हैं वो पता चल जाएंगे और वो नंबर सब्जेक्ट वाइज आपको ईमेल कर दिए जाएंगे और आप अपने ईमेल अकाउंट में जाके जीमेल के एप्लीकेशन में जाके इजीली ये चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ आखिर में मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि इस पेपर को भी जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस थी उसी तरह से आप किसी भी किस्म के मोबाइल पे और किसी भी किस्म के कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर हल कर सकते हैं, और जिसका तमाम तरीका मैंने आप सबको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो पेपर का सेशन है और एग्जामिनेशन का सेशन है ये एक सक्सेसफुली और एक अच्छे तरीके से अपने अंजाम को पहुंचेगा और किसी भी पेरेंट्स को किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं पेश आएगी। आखिर में मैं ये बताना भी लाजमी समझता हूँ कि 20 तारीख से डेट शीट शुरू हो रही है, उससे पहले 17 तारीख को बच्चों का एक मॉक एग्ज़ाम या जिसे कह सकते हैं फुल ड्रेस पेपर भी ऑनलाइन होगा। उस पेपर को डेट शीट में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये मैं इस वीडियो के ज़रिए से अब सब तक पहुंचा रहा हूं कि 17 तारीख को इसी तरह एक प्रैक्टिस पेपर या ऑनलाइन पेपर होगा। वो पेपर किसी ख़ास सब्जेक्ट से नहीं होगा और ना ही उसके लिए किसी किस्म की तैयारी की ज़रूरत होगी। उसका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे ख़ुद अपने हाथों से एक दफ़ा इस ऑनलाइन पेपर को कर लें। जो प्रेप से 4 के बच्चे हैं उनके लिए उसी तरह से 20 MCQs मौजूद होंगे और 5 से 10 के लिए 20 MCQs और आगे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद होंगे। तो उस प्रैक्टिस टेस्ट का मकसद ये है कि बच्चों जब इस पेपर से गो थ्रू हो जाएंगे तो वो अगले एक्चुअल पेपर्स को करने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। उस प्रैक्टिस पेपर के कोई नंबर्स नहीं होंगे। उसका मकसद सिर्फ जैसा कि बताया गया है सिस्टम के साथ ईजी होना और कंफर्टेबल होना है। तो अब मेक श्योर करें कि 17 तारीख को तमाम बच्चे आपके घर में जो मौजूद हैं वो उस प्रैक्टिस टेस्ट को दें। उसके लिए भी 24 घंटे का ही टाइम होगा और उस 24 घंटे के दौरान किसी भी वक्त उसको सबमिट करवाया जा सकेगा और फिर 20 तारीख से ऑफिशियल डेट शीट हमारी कंटिन्यू हो जाएगी। आखिर में मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए और तमाम बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम और बेहतर से बेहतर सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। ख्याल रखें और घरों में महफूज रहें। थैंक यू।